सुनो, पहला क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछो होमोज संकेत क्या? होमोज, हाँ मोमोज नहीं, होमोज। अभी घर मालूम तमाते में स्ट्रीम वाली सुन लो। जो होमोज संकेत हो क्या हो, पहले सुनो ध्यान से। दो डब्बे हो, एक तो कैल्शियम फास्फाइड का डब्बा, एक हो कैल्शियम कार्बाइड का डब्बा। जो समुद्र में यात्रा करते रहते हैं उनके पास दो डब्बे हो, एक तो कैल्शियम फास्फाइड का, एक हो कैल्शियम कार्बाइड का। हाँ, एक तो कैल्शियम फास्फाइड का हो, एक कैल्शियम कार्बाइड का हो। कितने डब्बे होंगे? कैल्शियम फास्फाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, दोनों डब्बे। पता क्या करना, जब कोई जहाज ना समुद्र का रास्ता भटक जाओ, उसे नहीं पता इधर जाना उधर जाना इधर जाना, समुद्र चारों तरफ पानी पानी हो, अब कौन सी दिशा में जाना, तो दूसरों को संकेत के लिए ना कैल्शियम कार्बाइड का और कैल्शियम फास्फाइड का जो डब्बा हो उसे ना जल के अंदर डालना में, समुद्र के अंदर जहां जहाज चल रहा हो। उससे क्या हो, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड हो वे जल के साथ अभिक्रिया करके ना एक तो फास्फिन गैस बना लो, एक एसिटिलीन गैस बना दो। कैल्शियम फास्फाइड का डब्बा डाला, उस तो बन जाएगी, जल में डालने पर जल में जैसे घोलेंगे फास्फिन गैस बन जाएगी, फास्फिन। जब कैल्शियम कार्बाइड का डब्बा डालेंगे तो एसिटिलीन गैस बन जाएगी, एसिटिलीन। और दूर से जो लोग देखेंगे ना, बाहर से जहाज की तरफ ऐसे देखेंगे, जहाज में वहां आग लगी हुई, तो वे जो दूर के लोग होंगे, जो तटबंधक रक्षक पुलिस होगी, वो उसके पास जाएगी दौड़ कर, फिर उस जहाज को ना समुद्र तक अपना रास्ता दिखा के बाहर निकाल लेगी। इसे हम होमोज संकेत बोले। संकेत कहते हैं सिग्नल देना, सिग्नल देना। और सिग्नल तो बता कैसे कैसे हो, आया समझ में? आजकल के लोग सिग्नल का इस्तेमाल अलग तरीके तो पक्का सिग्नल मिल रहे हैं, कुछ तो है समझ में। यार प्लीज तो एकदम हाथ लगाना शुरू कर देगा इसको। सुनो, बात समझ में आई? तो सिग्नल का मतलब संकेत देना, वहां संकेत तो दूसरे तरीके से जा रहे हैं। समझ में आया बात? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के डब्बे को ना जब हम इसमें डाल देते हैं, समुद्र के अंदर डाल देते हैं, तो जो समुद्री यात्रा करने वाले जो नाविक हो वे इसका जबरदस्त तरीके से प्रयोग करते हैं, जब वे फंस जाते हैं। समझ में आया बात? या ठीक, कैल्शियम कार्बाइड और जो कैल्शियम फास्फाइड हो, कैल्शियम फास्फाइड का जब डब्बा डालते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है, फास्फिन गैस बनाता है, और वो ना दूर से ऐसे लगती है, देर दूर से देखने पर जब मानो पानी के अंदर आग लगी हुई हो, इतनी तेज चमक, लेकिन चमकती नहीं, वो इतना एरिया पूरा चमकना स्टार्ट हो जाए, ऐसे लगे दूर से देखने पर आग लगी हुआ, वहां कुछ है, तो फिर वहां जाने की कोशिश करेंगे। अब हम कैल्शियम कार्बाइड का डब्बा डाल लेंगे तो वहां एसिटिलीन गैस बनाएगा। एसिटिलीन गैस भी ऐसे ही हो, दूर से देखने पर ऐसे लगा पानी में आग लगी हुई। क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। क्या मोड़ आया है कहानी में, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। पक्का कैल्शियम कार्बाइड और फास्फाइड के डब्बे डाल ले होंगे। समझ में आया? जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी तो जलती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन लिखवा दूं, कुछ कुछ समझ में आया? दो अभिक्रिया आ गई इसमें, एक तो कैल्शियम कार्बाइड वो जल के साथ अभिक्रिया करके फास्फिन बनाएगा, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा और बना देगा फास्फिन, फास्फिन गैस जलती हुई दिखाई देगी। दो अभिक्रिया आ गई इसमें। समझ में आया बात? पेपर में आया हुआ होमोज संकेत पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे पेपर में सवाल आया, या होमोज संकेत को समझाइए, ऐसे सवाल आया पेपर पर। तो सवाल लिखवाऊं, पहले मैं सवाल लिखवाने जा रहा हूं, फिर उत्तर कैसे लिखेंगे वो तो मैं समझाऊंगा। बुझा रहा है? बुझा रहा है? बुझ गया? ये तो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, होमोज, होम्स ऐसे लिखे जा सकता, होम्स संकेत को, संकेत समझिए, होम्स संकेत को समझाइए। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र पता? Ca3, मतलब जिस क्षेत्र में जब तक सूत्र याद करने नहीं, कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2, ये दो सूत्र हो, ठीक। इसके साथ ये बताओ, ये एक डब्बा नहीं होता, कैल्शियम फास्फाइड नाम है इसका, कैल्शियम फास्फाइड। ये पता किसके साथ अभिक्रिया करी ना? जल के साथ अभिक्रिया करी। जल का सूत्र क्या हो पता? कौन सी गैस बन जाएगी? फास्फिन, फास्फिन, फास्फिन बन जाएगी, और यहां बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना, उसके बाद ये दिखाई देगा, या फास्फिन गैस बन जाएगी। यहाँ CH2 देखो, संतुलित कर लो, बनी क्या? ये कैल्शियम का फास्फाइड का डब्बा था, पता क्या हुआ? जहाज फंस चुका, उसने डब्बा खोला, एक पाउडर टाइप का होगा, उठाया, जल के अंदर छिड़क दिया पाउडर,
उसने जल के साथ अभिक्रिया कर ली, समुद्र में जली तो होगा, अभिक्रिया कर ली तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बदलेगा, इसका मतलब नहीं है। तो समुद्र तो गंदा हो ही गया, लेकिन पानी की जहाज भी तो बाहर भी निकालना था। एक जहाज पर करीब 4,000 भी लोग भी हो, ऐसे जहाज भी है, 4,000 लोग पानी में रह के मर नहीं आएंगे, तो उनकी जान बचाने के लिए होमो संकेत का प्रयोग कर लेंगे। कैल्शियम फास्फाइड का डब्बा उठाएंगे, जल में डाल देंगे समुद्र के अंदर, वहां तक ना वो अभिक्रिया कर लगा जल के साथ कैल्शियम फास्फाइड का, और जो फास्फीन गैस बना देगा, इसका नाम फास्फीन हो। और ये फास्फीन गैस है ना, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा मानो समुद्र के अंदर आग लगी हो। और शायरी सुनाई मैंने तुम अभी, समझ आई बात? दोबारा सुनाने का, दोबारा नहीं सुनाने का, याद हो जाएगी तुम्हारे, फिर कहीं और लिखोगे जाकर व्हाट्सएप, इधर देखो, अरे हाय मजा आ रहा होगा पूरा। दूसरे नंबर पर जाओ, एक और, कभी कभी कैल्शियम कार्बाइड की जगह ना कैल्शियम फास्फाइड का भी डब्बा डाल दे एक साथ, कैल्शियम कार्बाइड फास्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड का भी डब्बा डाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हो CaC2, ये जल के साथ भी क्या करेगा, क्योंकि पानी में तो डाल रहा है, पानी में तो डाल रहा है, ठीक, जल के साथ भी क्या करेगा, और जल के साथ भी क्या करने के बाद ना एसिटिलीन गैस बना देगा, एसिटिलीन, CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H4, ये भी जलती हुई दिखाई देगी तुम्हें पानी के अंदर, खतरनाक गैस हो, या भी C2H4 जलती हुई दिखाई देगी तुम्हें, नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन, याद रहेगी बात है, फलों को पकाने का काम हो या भाई गैस हो या, और यानी तुम पानी के अंदर जब डाल देगा जलती हुई दिखाई देगी, या वाली गैस भी, वाले गैस भी, इस तरह ना दूर दूर सामने वाला जो व्यक्ति है समझ जाएगा भाई बाहर तो संकेत मिल रहे, वहां कुछ घटना घट रखी है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सही सही जुगाड़, केमिस्ट्री प्रयोग हो रही वहां, आज समझ में। अगर केमिस्ट्री नहीं होती ना, समझ सारे भी मरते सारे के सारे, समझ, अगर ये वगैरह ना होती तो देखो क्या पाउडर बनाया, समझ में आ बात है। लेकिन दिक्कत एक भी है, लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते, कैल्शियम कार्बाइड के, कैल्शियम फास्फाइड के, कैल्शियम कार्बाइड के और फास्फाइड के डब्बों का ना लोग ज्यादातर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे, दूर से ही पानी में डाल देते। उससे क्या होता, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं ना, वे बेचारे उन्हें कैल्शियम कार्बाइड और फास्फाइड था तो केमिकल उन्हें खवाते और मर जाते, धीरे धीरे एक रोग फैलना स्टार्ट हो गया था। इसलिए पूरी दुनिया की सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया था इन डब्बों को, कैल्शियम कार्बाइड फास्फाइड का डब्बा को यूज नहीं करने का। समुद्र भी पहले, तुम अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का तो नुकसान कर रहे हैं, समझ रहे हैं तुम, बुझा रहा है, अरे समझ रहे, सरकार ने तो प्रतिबंध लगा दिया था। अब नहीं कोई कैल्शियम कार्बाइड या फास्फाइड का डब्बा, तुमने जीवों को मारा, अपनी जान बचाई, तुम्हारा भी जीवन इतना ही महत्व जितना उनका महत्व, उनकी वजह से तुम्हारा जीवन बच रहा है, यही हमारी जैव विविधता, समझ में आ बात है। हम उन अपने जीवन के लिए ना उन पर निर्भर है, और वे हमारे जीवन के लिए ना अपने जीवन के लिए हमारे पर निर्भर नहीं है, हम अपने जीवन के लिए उन पर निर्भर है। सारे जीव, सांप, समझ में आई बात, ये सब तुम्हारी जैव विविधता, इसे बोलते हैं बायोडिजेस्टिविटी। 12वीं क्लास के 12वीं चैप्टर में लिखा हुआ जैव विविधता क्या है, समझ में आया बात है, बायोलॉजी के चैप्टर में। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? होमो संकेत वाला समझ में आ रहा, बुझा रहा? अब लिखवा दूं, अब लिखवा दूं तो लिखो, लिखो फास्फीन, आंसर में लिखो फास्फीन, फास्फीन के ब्राइट में सूत्र लिखो PH3, फास्फीन लिख दिया, फास्फीन लिखो। समुद्री यात्राओं में फास्फीन समुद्री यात्राओं में होम्ज ऐसे लिखा जाएगा, होम्ज संकेत के लिए प्रयुक्त होती है। फास्फीन समुद्री यात्राओं में होम्ज संकेत के लिए प्रयुक्त होती है, होम्ज संकेत के लिए प्रयुक्त होती है। इसके लिए प्रयुक्त होती है, इसके लिए यहां देखो इसका क्या नाम है, कैल्शियम फास्फाइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड डब्बे होने हैं तो कैल्शियम फास्फाइड हुआ, कैल्शियम कार्बाइड हुआ, इनके डब्बे में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और छेद करके उसके अंदर डाल देते हैं। बात समझ आई? लिखो, इसके लिए कैल्शियम फास्फाइड, इसके लिए कैल्शियम फास्फाइड तथा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड तथा कैल्शियम कार्बाइड के डब्बे में छेद करके समुद्र में डाल देते हैं, छेद करके समुद्र में डाल देते हैं। छेद करके समुद्र में डाल देते हैं, लिख दिया, डाल देते हैं। और फास्फीन गैस और एसिटिलीन गैस
फास्पिन गैस और एसिटिलीन गैस देख दिया, समुद्र के अंदर चमकने लगती है। चमकने लगती है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो समुद्र में आग लगी हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो समुद्र में आग लगी हो। लिख लिया? कोई दिक्कत? दोनों समीकरण लिखो हैं। देख लो एक बार, फिर समझ लो सर। कैल्शियम कार्बाइड था, कैल्शियम फास्फाइड था, समीकरण लिखवा देखूंगा कल। जल में कैल्शियम फास्फाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, दोनों डब्बे जल में डाल दिए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका, बुझा हुआ चूना, मतलब नहीं है आज तक। फास्फिन बनी और बनी एसिटिलीन, यहाँ C2H2 C2H4 नहीं है। समझ में आ बात है? बन चुकी। ये दोनों गैस है ना, जलती हुई दिखाई देगी तुम्हें। जलती नहीं बात तुम्हें, कलर बदल जाएगा पानी का उसी एरिया में। दूर से देखना बहुत चमक मारेगी। जान पूछ कैसा करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का खेल है सारा। केमिस्ट्री प्रयोग कर रही है, बताओ, वहां से बाहर निकलने के लिए। इसे तो बोलते हैं केमिस्ट्री का प्रयोग करना। समझ में आ बात है? रासायनिक परिवर्तन हो जाए फिर इंसान बाहर निकल जाए, बस और क्या हो। अब सुनो कैसे सवाल पूछेगा, एक और सवाल। अब अगला सवाल बहुत आसान है सवाल। ये लिख दिन दोनों समीकरण बना। SO2 का नाम सुना? सल्फर डाइऑक्साइड, बड़ी खतरनाक गैस हो। सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है। मैंने बताया तुम्हें, वायु प्रदूषक है वो। कल भी बताया था मैंने तुम्हें। जो हमारा CPCB है ना, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 बनाया गया था उसमें। इसका काम हो वायु का जितना भी प्रदूषण हो रहा है ना, उसके बारे में जानकारी देना, निगरानी करना, उसके बारे में सरकार को जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, सही काम हो। CPCB का बोर्ड बना रखा है। समझ में आ बात है? 1974 में काम कर रहा है। वर्ष 2009 में इसने पता क्या करा, 12 प्रदूषकों की जांच की कि पूरे भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रदूषक जो पूरे भारत के अंदर प्रदूषण फैला रहे, ऐसी कौन कौन सी गैस है। उसमें से एक SO2 का नाम आया। SO2 एक वायु प्रदूषक, वायु में प्रदूषित कर रहे हैं SO2। तो उसमें पूछ रहा है SO2 वायु प्रदूषक, आपका क्या कहना है इसके बारे में, यानी आपको क्या पता। अब सुनना SO2 के बारे में, इतनी भयंकर हो जब है ना वातावरण में इसकी सांद्रता कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचेगा SO2। जब इसकी सांद्रता खतरनाक तरीके से बढ़ जाना वातावरण के अंदर, SO2 निकलेगी कहाँ था। जो पेट्रोल डीजल तुम ईंधन जलाते हो, कोयला जलाते हो, अपने घर में जो लकड़ी का प्रयोग करते हो, समझ में आई बात है, गैस चूल्हे का प्रयोग नहीं करते, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, धुआं जलाते रहते हैं, वहाँ से SO2 निकलती है। और जो SO2 हो ना, उसके खतरनाक कण इतने खतरनाक हो, तुम्हारी जो स्वास्थ्य नलिका ना, या खाने वाली नलिका, स्वास्थ्य नलिका, उसे जला सकते हैं। इतने भयंकर हो। अगर SO2 की सांद्रता वातावरण में 5 ppm बढ़ जाना, तो हमारे आंखों में जलन, हमारे दिल्ली में चले जाना तुम, सर्दियों के मौसम में रोड पर निकलना भारी हो, आंखों में जलन महसूस हो जा, स्वयं अनुभव करा बन। SO2 की मात्रा वहाँ 5 ppm 6 ppm रहती है। बहुत घातक हो शरीर के लिए वो SO2 गैस हो। समझ में आया बात है? और इंसान ना कैंसर, बड़ी बड़ी त्वचा जैसे रोग भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये तो बात थी किसके लिए, ये बात थी मनुष्य के लिए। अब चले जाओ थोड़ा पेड़ पौधों की तरफ। जो पेड़ पौधे ना SO2 की मात्रा थोड़ी सी बढ़ रही हो ना, जो पत्तियां हो उनके किनारे मोड़ दे, उनके किनारों का विनाश कर दे, और जो तना है ना पौधा, उसकी वृद्धि को रोक देती है। और SO2 की मात्रा कैसे पता लगा जाता? अगर SO2 की मात्रा वातावरण में ज्यादा बढ़ रही है ना, तो आसपास घरों पर, घर में जहाँ पानी डलता होगा, वहां कई बढ़ने स्टार्ट हो जा। समझ आई बात? इसका मतलब वहां का वातावरण प्रदूषित है। समझ में आया बात? ठीक, तो हम अंदाजा लगा जा सकते जहां काई बढ़नी स्टार्ट हो जाना, इससे पता चलता कि SO2 की मात्रा वातावरण में ज्यादा बढ़ चुकी। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है। 12 प्रदूषक तो हमारे, NO2 भी एक प्रदूषक, समझ में, CO2 नहीं है उसमें। जो भारत सरकार का जो CPCB है उन्होंने बता रखा है 12 प्रदूषकों का नाम। NO2 है, बहुत सारे एरोसोल है, बहुत सारे उसमें एक SO2 भी है। इसलिए उसने सवाल पूछा निकाल कर, SO2 एक वायु प्रदूषक है, आपका इसके बारे में क्या कहना। आप पर प्रभाव पड़ता है इसका, आपकी श्वास नलिका जल सकती है। वातावरण में 5 ppm सांद्रता से अगर ऊपर पाई गई इसकी सांद्रता, तो तुम्हारी श्वास नलिका और तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। पेड़ पौधों के ना वृद्धि को रोक देती है।
तीसरे नंबर पर जो जलीय पारी तंत्र हो ना हमारा, उसके अंदर जो रहने वाले जीव, उन्हें भी बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाती है। समझ में बात है, उसका पूरा वातावरण दूषित कर सकती है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि SO2 कितनी खतरनाक गैस हो। समझ में बात है। हम अब सुनो, अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास करे जा रहे हैं, डीसल्फ्यूराइजेशन तकनीक टेक्नोलॉजी लाई, डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी लगाई सरकार के द्वारा कि जो चिमनी से धुआं निकला ना, उसमें तो SO2 निकला, जिस चिमनी के अंदर नहीं ना जो SO2 गैस बाहर निकल रही, उसके अंदर तो जो कण निकल रहे बाहर, उसके अंदर एक जाली लगा दी, उसे वहीं का वहीं रोक दिया, कम मात्रा में बाहर निकल लगे अंदर ही तकनीक। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, वो तकनीक बहुत महंगी है। जितनी भारत के अंदर थर्मल पावर प्लांट काम कर रहे हैं, 50-60 थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाई जा, तो उसके अंदर तो जब धुआं प्रदूषण बाहर निकला ना, कोयला जलेगा, कोयले तो बने बिजली हमारे यहाँ से, कोयला जलेगा, जब बिजली तो बाहर निकलेगा, तो कोयला ना उसमें था SO2 बाहर निकला। तो सरकार पता क्या कहा, हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय ने साफ साफ कहा, जो थर्मल पावर प्लांट वाले, बिजली बनाने वाले, उन्होंने कहा तुम अपनी चिमनी में ना या डीसल्फ्यूराइजेशन तकनीक लगाओ। उन्होंने लगाई नहीं, 2018-15 में कहा उन्होंने, 4 साल बीत गया, 18 में चला गया, उन्होंने तब भी नहीं लगाई। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, पर्यावरण मंत्रालय लेगा क्योंकि अरे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा क्या बदतमीजी तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं तकनीक लगाते, डीसल्फ्यूराइजेशन तकनीक का मतलब सल्फर गैस को रोक देंगे। फिर 2022 चला गया, तो फिर ना जो भारत सरकार है उन्होंने पत्र लिखा, देखो जी थर्मल पावर प्लांट वालों, तुमने ये टेक्नोलॉजी हटा दो, या बहुत महंगी, हमारे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो क्यों कर रहे हैं सारा काम, इसलिए कर रहे हैं ताकि सल्फर जो डाइऑक्साइड है ना, उसे कम करा जा सके। उसके अंदर भयंकर मात्रा में पार्टिकल निकलते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में पहुंच गए, अंकों में जलन उत्पन्न हो जा, SO2 की मात्रा बढ़ने तक, समझ में आ बात है, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तरह तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। इतनी सारी बात बताने तो बात तो समझ में आ चुका होगा, SO2 अच्छी है नहीं बिल्कुल भी। मतलब अगर मैं 2-4 बात और बताई ना तुम, तो SO2 तुम्हें इस तरह दिखाई देगी जैसे ड्रैगन हो, समझ आएगी बात है, गेम खेल लो उसमें रास्ते में ड्रैगन हो ना, ऐसे दिखाई देगी SO2, समझ में आ बात है। SO2 ऐसे दिखाई देगी, दुनिया में यही रावण है बस, समझ में आ। SO2 तो नफरत होगी, SO2 की मात्रा वातावरण में ज्यादा बढ़ रही, तो काई का प्रतीक शैवाल बढ़ने लगते, शैवाल, समझ में आ बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई पर्सन लिखाऊं, पर्सन लिखवा दे बंदा, नहीं लिखवाया, चलो लिखो पर्सन। लिखो बेटे लिखो, SO2 किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है, SO2 किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है। SO2 किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है, लिख दिया, लिखो, सल्फर डाइऑक्साइड, CPCB, लिख दो CPCB, ब्राइट में लिखना हिंदी में नाम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लिख दिया CPCB के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 12 प्रदूषकों में से 12 वायु प्रदूषक, 12 वायु प्रदूषकों में से 12 वायु प्रदूषक में से 12 वायु प्रदूषक में से निर्धारित की जाने वाली एक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस है, निर्धारित की जाने वाली एक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस है, निर्धारित की जाने वाली हानिकारक वायु प्रदूषक गैस है, लिख दिया यहां तक। इसका सीधा असर मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, इसका सीधा असर मनुष्य के श्वसन तंत्र पर, इसका सीधा असर मनुष्य के श्वसन तंत्र पर, ठीक, इससे जलन उत्पन्न होने लगती है श्वास नलिका में, ठीक, इससे जलन उत्पन्न होने लगती है, अंकों में जलन रास्ता,
इससे जलन उत्पन्न होने लगती है, लिख दिया, और श्वास नलिका का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और श्वास नलिका का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लिख दिया, श्वास नलिका का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध समझते हो, रुक जाता है, सांस नहीं आता, समझ यकीन नहीं आता ना। धुआं जलाओ, धुआं पूर जलाओ, आया समझ, आग नहीं जलनी चाहिए पूर में, सिर्फ धुआं धुआं जलना चाहिए, और उसके आगे मुंह दे लो, पता लग जाएगा सांस आ रहा नहीं आ रहा। चुप हो जा। लिखो, अगर सांद्रता ने इसकी वातावरण के अंदर 5 ppm से ज्यादा हो जा तो विनाशकारी हो। लिखो, यदि यदि इसकी सांद्रता वातावरण में 5 ppm पार्ट पर मिलियन, इसकी सांद्रता, यदि इसकी सांद्रता 5 ppm, क्या लिखा तुमने, वातावरण में 5 ppm से ज्यादा हो, 5 ppm से ज्यादा हो तो जलन उत्पन्न होने लगती है। आंख, कान, नाक, ठीक, जलन उत्पन्न होने लगती है। लिख देना, जलन। लिखो, SO2 के कारण, नहीं लाइन सर, SO2 के कारण अत्यंत विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। SO2 के कारण अत्यंत विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जबकि इसे धुएं के साथ अवशोषित कर लिया जाता है, धुएं के साथ स्वसित, धुएं के साथ स्वसित, यानी धुएं के साथ इसे सांस में ले रहे हैं ना तुम, तो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होगी। स्वसित कर लिया जाता है, स्वसित सांसों के साथ ले जाता है। अब लिखो लाइन, SO2 गैस की मात्रा अत्यंत कम होने पर भी, SO2 की मात्रा अत्यंत कम होने पर भी पेड़ पौधों की पत्तियों के किनारों, SO2 की मात्रा अत्यंत कम होने पर भी पेड़ पौधों की पत्तियों के किनारों पत्तियों के किनारों को क्षति पहुंचाती है। लिख लिया। एक बात और सुनो, SO2 गैस है ना, जब वातावरण में जाती है तो वहां है ना नाइट्रिक अम्ल के साथ अम्ल वर्षा करती है, और अम्ल वर्षा के यहाँ रूप में नीचे बरसती है, और जो जल ना फिर वो नदी नालों में चला जाता, और फिर ना जो जल में रहने वाले जीव उन्हें प्रभावित करता। तो जो SO2 गैस है ना, वो अम्ल वर्षा का कारण ही बनती है। SO2 गैस क्योंकि जब अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा के साथ SO2 गैस भी आ गई, फिर वह HNO3 के रूप में वर्षा ही नीचे आएगा, और फिर वह ना जो पानी होगा वो बहुत खराब होगा, उस समुद्र में नदी नालों में चला जाएगा, उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके ना कई नुकसान है SO2 के। लिखो लिखो, अभी क्या लिखा तुमने, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगर लिखो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। साथ साथ पिक्चर नहीं देखनी, साथ साथ नदियों कोमल तालाबों तथा समुद्रों में रहने वाले जीव
इमारतें, इमारत जानो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी खराब हो जाती है, वह इमारतों के लिए हानिकारक होती है। काई नहीं जम जाती है वो, काई जम जानो वो इमारतों के लिए हानिकारक होती है। भगवान करे तुम्हें ऐसे ही मिले, वो कुछ ना मिले। कितने क्वेश्चन हो गए? तो ही हुए अभी तो। क्या टाइम होगा? 12:27 होगा। चुप हो जाओ, बात तो करो। क्वेश्चन लिखो एक, नाइट्रोजन के, लास्ट क्वेश्चन आज का, नाइट्रोजन परिवार के, नाइट्रोजन परिवार के, नाइट्रोजन परिवार में के हटाओ, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के पढ़ा था। नाइट्रोजन परिवार कौन कौन से तत्व नाइट्रोजन परिवार में, जरा बताना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, चमेरी। इधर एक कौन बोला है? ऐसा बोलना चाहिए किसी को इस तरह, पागल कहीं के। 1 2 3 मैंने नहीं कहा इस तरह, इन्होंने कहा। बात देख लो, ठीक है? इधर देख लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, ठीक है, भिखारी। समझ में आया? इधर देख लो, कुछ नहीं। हाँ धनिया ले लो, तो पेपर में आ रहा है ना। क्या कहा, क्या कहा? ये पूछा जो 15वां वर्ग हो, पी ब्लॉक के तत्व, अवर सारणी दिखाई दी तुम्हें, उसमें जो 15वां वर्ग है ना, ये तत्व रखे हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन परिवार है पूरा। मुझे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार क्या हो? एक तो सामान्य व्यवहार हो, एक को असामान्य व्यवहार, जो किसी को नहीं बताने का। असामान्य व्यवहार, एक इंसान के 2 तरह के व्यवहार हो। एक को सामान्य व्यवहार, जो सबके साथ चित करता हो, सबके सामने ऐसा दिखागा उनको, मैं कभी किसी के साथ दगा नहीं करता, आया समझ में। और सब ज्यादा दगा करने वाले यही है। और दूसरा पता क्या दिखागा बनने का, वो पता कौन था? जो सबको दिखा रहे ना, वो सामान्य व्यवहार है। एक असामान्य व्यवहार हो, असामान्य, जो सामान्य नहीं है, वो कौन सा? और रुद्र रूप तुम्हारा। जब मेहमान आ जाएंगे ना, ऐसे सीधे बनकर बैठ जाएंगे, जाना रिश्ता लेगा आज के मेहमान ही आए समझ। जो चले जाएंगे ना अपने बहन भाई में, तेरी माँ की जी ठैक बजा रखा उसको, दौड़ दौड़ दौड़। वो कौन सा समय? ऐसा मान्य व्यवहार हो, ठीक। तो नाइट्रोजन ना, ये भी ऐसी बदतमीज है, सबको तो दिखागा मैं ये करता हूँ, ये बनाता हूँ, NH3 बनाता हूँ, मैं NO2 बनाता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमका करता हूँ। इसके पीछे ही कहानी कुछ और पेपर में हुआ कि नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार लिखिए, तो 8-7 में व्यवहार बता दूंगा तुम्हें, और याद भी कर लेने तुम्हें। समझ में आया? ठीक। तो 8-7 बातें बताई जाएगी तुम्हें, पॉइंट बनाए लिखा है, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, गंदी बात, ठीक। कोई बात नहीं बेटे, उम्र का खेल है, कोई भी। हडी बनाओ, हडी बनाओ, हडी बनाओ। नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार, अच्छा प्रश्न नहीं लिखवाया, गजब गजब की बात। नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की विवेचना कीजिए। विवेचना जानो कौन थी? विवेचना, विवेचना नहीं पता तुम कौन थी? ठीक, विवेचना कोई नहीं आती भाई। नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की विवेचना कीजिए, लिख देना यहां तक। पहली खास बात, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाएगा, कभी भी N3 के रूप में नहीं पाया जाएगा। इसे बोलते द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु। बाहर क्या क्या मैं द्विपरमाणु अणु हूं, लेकिन देखोगे ना नाइट्रोजन को खोलो, देखोगे यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, सिखाने वाला हो रहा है अगले चैप्टर में से। इसके बीच में 1 2 ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3 अंदर देखोगे तो उसके बीच में पाया जाएगा त्रियाबंध। बाहर लोगों को दिखा रहा है कि मैं द्विपरमाणु अणु, अंदर कौन सा अबंध पाया जाएगा? त्रियाबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 लेगा, 3 देगा, 3 लेगा। ये खास बात है, इसकी पहली खास बात है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु अणु, लेकिन उसके अंदर ना
त्रिअबंध द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिअबंध लिखो। नाइट्रोजन, पहला पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाती है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाती है। जबकि इसके परमाणु, जबकि नाइट्रोजन के परमाणु, इसके परमाणु लिख दिया, इसके परमाणु त्रिअबंध द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिअबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि इसके परमाणु त्रिअबंध द्वारा जुड़े होते हैं। लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन ना सामान्यतः आपको गैस, नीचे के जितने भी तत्व ना टोटल, नाइट्रोजन की खास बात है नाइट्रोजन परिवार में, नाइट्रोजन ही गैस है, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मिथ हो, सारे के सारे ठोस। खास बात होगी नाइट्रोजन की, समझ में बात है नाइट्रोजन परिवार में ही, तो नाइट्रोजन की खास बात हुई। नाइट्रोजन ने एक प्रकार था, नाइट्रोजन एक प्रकार से समझ जाओ गैस, अन्य जितने भी तत्व बने इसके सारे के सारे क्या है, ठोस। नाइट्रोजन, दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन सामान्य ताप पर एक गैस है, सामान्य ताप पर एक गैस है, जबकि होने वाली छुट्टी सामान्य ताप पर एक गैस है, जबकि अन्य सदस्य ठोस है। जबकि अन्य सदस्य ठोस है, अन्य सदस्य लिख लिया यहां तक, कोई दिक्कत? कितने 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 हो गए? दो। ठीक, कितने होंगे भाई? दो हो गए ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन की खास बात है ये एक अधातु, ठीक। फास्फोरस, आर्सेनिक, ये धातु है, धातु नीचे जाओगे तो धातु मिलेगी। इसका नहीं एकमात्र तत्व जो अधातु का काम करता है, किसका? नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों धातु लिखवा रहे थे, नाइट्रोजन होगा सिर्फ, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा अधातु के गुण किसमें पाए जाएंगे? नाइट्रोजन। लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, स्पष्ट रूप से अधातु है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण स्पष्ट रूप से अधातु है। स्पष्ट रूप से अधातु है, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अधातु है, कोई प्रॉब्लम? चलो ले, ठीक। कितने गुण हुए? नाइट्रोजन की खास बात हो, त्रिअबंध हो ना, ये 3- आयन बनाता है, 3- आयन। और जो आर्सेनिक हो ना, और जो एंटीमनी हो, और जो बिस्मिथ हो, ये इस तरह के आयन नहीं बनाते। नाइट्रोजन की खास बात हो, इस तरह का एक ऋणात्मक आयन बनाता है, N3- नाम का आयन। लिखो। क्या लिखा तुमने, बताओ पहले। लिखो नाइट्रोजन एक आयन,
ये लिखा N के ऊपर 3 माइनस, नाइट्रोजन एक आयन ये लिखो N3 माइनस बनाता है, जबकि बाकी सदस्य इस तरह के आयन नहीं बनाते हैं। इसी खास बात हो, जितने भी दो अन्य तत्व आएंगे ना उसमें डी कक्षक उपस्थित होंगे, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। लिखो इसमें, हाँ इसमें सिर में लिखना मेरा आएगा, इसमें डी कक्षक इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। लिख देना यहां तक। कितने हो गए? बस बहुत है यार, 5 ही। समझदारों को सारा काफी हो। पी ब्लॉक भी खत्म नहीं हुआ, चलती रहेगी बात। पी ब्लॉक भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम कल को इस अगला चैप्टर उस अगला चैप्टर लेंगे। समझ में आया बात? या अभी हम इतना ही रखेंगे पी ब्लॉक के अंदर। इतना होगा कि पेपर में आराम से काम चल जाएगा प्यार के साथ। जितना मैंने पढ़ाया ना आराम से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मेरा खुद का मानना है। समझ में आया बात? या आया तो मैं बीच में प्ले लिस्ट तो मैंने बनाई रखी पी ब्लॉक की, उसके अंदर में कुछ पढ़वाना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत नहीं तक। अब 8वां 9वां जो चैप्टर ना कल में चलेंगे, कल दोनों समाप्त हो जाएंगे, यानी कल को आपकी केमिस्ट्री समाप्त होगी पूरी। ठीक, फिर दूसरे वाली जो केमिस्ट्री ना उसको हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग नहीं पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पीछे से आएंगे उसमें। समझ में आया?